नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या होंगे, आइए सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। आज आपको हम जानकारी देंगे रबी में प्याज और लहसुन की खेती के बारे में और साथ ही बात करेंगे कृषि शिक्षा और स्वरोजगार की, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी आपको हम देंगे। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता जी, आप निदेशक हैं HRDF के, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी, आप निदेशक हैं कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा हमने आपको बताया कि पहले हम बात करेंगे रबी का जो मौसम है, इसमें प्याज और लहसुन की जब खेती की हम बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेष सावधानी है जो किसानों को अपनानी चाहिए या किस तरीके से सावधानी अपनाकर जो उपज है वो हम देखते हैं हमें बेहतर मिल पाती है। और खासतौर से सबसे पहले डॉक्टर पी.के. गुप्ता जी, अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे जो किसान है वो चाहता यही है कि हमें मुनाफा कैसे मिल सकता है, तो उसके लिए कौन सी ऐसी विशेष बातें, क्या जो समय से बुआई है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें जो आप बताना चाहेंगे आज? जी, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि प्याज की खेती करने के पहले प्याज की उचित प्रजातियों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो हम उसमें सीडिंग लगाते हैं नर्सरी के लिए, उसको अच्छी तरीके से ग्रो कर लेंगे तो हम प्याज के उत्पादन में 50-60% सक्सेस हो जाएंगे। तो इस बातों पर ध्यान रखना चाहिए जी। और जब भी प्याज ले उन्नत प्रजाति के लिए और विश्वसनीय दुकान से ले या संस्था से ले। जी बिल्कुल, देखिए इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा कि विश्वसनीय यानी जो प्रमाणित जगह हैं उन्हीं से हमें लेना होगा। इससे अगर, क्योंकि एक उम्मीद किसान की जाग जाती है, आपने अच्छा बीज खरीदा है तो अच्छी उपज आपको मिलनी चाहिए, लेकिन जब उम्मीद के मुताबिक स्थिति नहीं होती तो ऐसे में आपके पास क्या विकल्प बचते हैं। और जैसा डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने बताया कि ज़रूरी कि जो प्रमाणित जगह हैं, केंद्र हैं, उनसे ही आप बीज खरीदें। लेकिन इस दौरान और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, इस बारे में और विस्तार से इनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। प्याज को कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन बेहतर पैदावार लेने के लिए दोमट, बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जीवाश्म पदार्थ की प्रचुर मात्रा हो, साथ ही मिट्टी में जल निकासी का गुण भी होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच अच्छा माना जाता है। रबी प्याज के बीजों की बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक की जाती है और मध्य जनवरी तक पौधों की रोपाई कर लेनी चाहिए। बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेंगे। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। रबी प्याज में खाद व उर्वरक का इस्तेमाल जलवायु और मिट्टी के प्रकार के हिसाब से करें। अच्छी पैदावार लेने के लिए 20 से 25 टन अच्छी सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की अंतिम तैयारी के समय मिला दें। इसके अलावा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत में मिलाएं। वहीं लहसुन फसल की बात करें तो इसके विकास के लिए तापमान कम होना चाहिए और फसल पकते समय सूखा मौसम अनुकूल होता है। लहसुन की रोपाई सितंबर मध्य से नवंबर तक की जाती है, जबकि कली बोते समय उसका नुकीला भाग ऊपर की तरफ रखना चाहिए। फसल को 2-3 बार निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पहली फसल बोने के 1 माह बाद और दूसरी उसके 1 माह बाद करनी चाहिए। इस फसल में लगातार सिंचाई की जरूरत होती है। जब फसल पकने की अवस्था में हो तब सिंचाई बंद कर दें। लहसुन की फसल को निमोटोड, कीट और रोगों से बचाने के उपाय करें। प्याज और लहसुन में बैंगनी धब्बा रोग होने पर फसल में मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम का 0.5% की दर से छिड़काव करें।
तो जाना आपने कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको अपनानी होंगी इस दौरान अगर आप इनकी खेती करते हैं, और साथ ही खेती की ना सिर्फ जानकारी जो है वो होना बेहद ज़रूरी, और इसी को अगर हम कृषि शिक्षा के नाते देखते भी हैं तो वहाँ भी काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि उसी के बलबूते हमारे जो किसान हैं, युवा किसान हैं, वो आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। इस बारे में डॉक्टर प्रवीण आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, किस तरीके से कृषि शिक्षा और जब स्वरोजगार की हम बात करते हैं तो ये एक दूसरे के पूरक से हमें यहाँ नज़र आते हैं, किस तरीके से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम जब कृषि शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है और उसमें 50% हम लोग 50% हमारी जनसंख्या कृषि आधारित, उनका जो जीवन जो उनका निर्भर करता है वो कृषि पर निर्भर करता है। तो इसलिए अब कृषि में कितने रोजगार दे सकते हैं या हमारी जो जनसंख्या उनको कैसे रोजगार दे सकते हैं, तो इसलिए स्वरोजगार ये सबसे बड़ा एक साधन है जिसमें हम उनको रोजगार दे सकते हैं। साथ में जो उनके डिपेंडेंट हैं, जो उन पर निर्भर करते हैं, उनको भी हम रोजगार दे सकते हैं। तो इसलिए स्वरोजगार और कृषि शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए हमें कृषि शिक्षा को भी किसानों तक और हमारे ग्रामीणों तक ले जाना जरूरी है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि हम देखते हैं अब शहरी तबके में भी किस तरीके से जो कृषि शिक्षा है वो लोकप्रिय हो रही है। ये अलग बात है कि उसके जो माध्यम है वो अब नए हैं, फिर चाहे हम स्टार्टअप्स की बात कर लें या जो तमाम अब चीज़ें अब हमारे सामने हैं तकनीकी रूप से, तो कहीं ना कहीं कृषि शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में भी डॉक्टर प्रवीण और जानकारी आपसे आज हम लेंगे कार्यक्रम में, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। ऐसे में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कृषि शिक्षा से युवा सशक्त तो बनेंगे ही, साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज, फल, सब्जियों, दूध से बने उत्पादों, नकदी फसलों, मछली पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। युवाओं को कृषि और कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार भी उनकी मदद कर रही है। सरकार ने भी देश के युवाओं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और कृषि में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए हैं। कृषि में नई नई तकनीकों के विकास के कारण अब युवा भी कृषि में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस बार के बजट में भी कृषि शिक्षा को लेकर घोषणा की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने की बात बजट में कही गई। साथ ही विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव भी किया जाएगा। इससे छात्रों को आधुनिक खेती के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन करने में मदद मिलेगी। कृषि शिक्षा के विकास और विस्तार से न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों और कृषि कार्यों को लेकर नए नए शोध होंगे, बल्कि देश के युवा की खेती में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। तो जाना आपने किस तरीके से जो कृषि शिक्षा है वहां पे अब और ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और उसी का नतीजा हम देखते हैं कि किस तरीके से लगातार इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हैं वो ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि जो किसान जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस क्षेत्र में पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी काफी फायदा जो है इसके जरिए मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सोनाराम जी, जोधपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं सोनाराम जी? हेलो हेलो, सोनाराम जी आवाज मिल पा रही है आपको? जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश हम कर रहे हैं इनकी आवाज जो है वो हम तक पहुंच सके, लेकिन फिलहाल संपर्क इनके साथ हमारा नहीं हो पा रहा है। दोबारा कोशिश करेंगे अगर ये जुड़ते हैं हमारे साथ, सवाल अपना पूछते हैं तो। और ये बेहद जरूरी कि किस तरीके से। हेलो जी, सोनाराम जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप सोनाराम जी। हेलो कुसुम कविता, कविता
ओके। सोनाराम जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। संपर्क फिलहाल इनके साथ हमारा नहीं हो पाया, लेकिन देखिए जो नाम से ही सोनाराम हो तो ये बेहद ज़रूरी कि जाहिर तौर पर कुछ अच्छा सवाल शायद हमारे पास आता, लेकिन वो नहीं आ पाया। लेकिन आप भी बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, टोल फ्री नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ डॉक्टर पीके गुप्ता जी, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे किस तरीके से जो आपने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है जब हम समय की बात करते हैं, और अभी जो किसान क्योंकि बीज की उपलब्धता उन्हें हो जाती है, उसके बाद किस तरीके से इसकी जब बुआई की हम बात करें तो शुरुआती अवस्था में जो खासतौर से तापमान है उस पर कितनी एक भूमिका रहती है उसकी? नहीं, तापमान की भूमिका किसी भी खेती के लिए, स्पेशली प्याज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्याज और लहसुन के लिए जी। क्योंकि लगाने का अगर आपका बल्ब फॉर्मेशन है तो उसमें टेम्परेचर लगभग 30 से 35 के आसपास में चाहिए, जो कि जाके मार्च में मिलता है। इस समय टेम्परेचर हमें ऐसा चाहिए कि हमारी जो नर्सरी अच्छी तरह से ग्रो करके, जो इस समय 10 से लेकर 15 के बीच में जो आसपास चल रही है, जी। तो टेम्परेचर तो ये हो गया। लेकिन हम किसान भाई को ये बताना चाहेंगे कि जब वो नर्सरी लगाने जा रहे हैं, जिसको पौध लगाना बोलते हैं, नर्सरी लगाने के लिए जो ज़मीन तैयार करेंगे, जो ज़मीन के सतह से लगभग कम से कम 9 इंच ऊपर होना चाहिए, और उसकी जो लंबाई चाहे आप 10 से 12 मीटर रखें, लेकिन चौड़ाई 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के आसपास में होना चाहिए। और जो बीज है आपको लाइन में डालना चाहिए, और बीज की जो गहराई है डालने का 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2 सेंटीमीटर से अधिक होता है तो आपके जमाव में प्रभाव आएगा। और मैं तो किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि जिस मिट्टी में लगाने जा रहे हैं आप बीज, उस मिट्टी को अगर आप उपचारित कर लेते हैं या ट्राइकोडर्मा विरिडी से या थायराम से या बेवेस्टिन से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो नर्सरी से आने वाली बीमारी है, एक होता है डैम्पिंग ऑफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्र पतन रोग। तो अगर आपने ट्रीटमेंट कर रखा है, मृदा उपचार कर रखा है, तो उसमें रोग आने की संभावना बहुत कम हो जाती है जी। और जब आपने बीज लगा दिया उसको, तो उसको हल्का सा वर्मी कंपोस्ट या हल्का सा मिट्टी डाल के उसको ढक सकते हैं। और इस समय टेम्परेचर काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ऊपर से अगर आप चाहें तो ऊपर से पत्ती भी लगा सकते हैं, चाहे गेहूं के गेहूं के हों चाहे धान के हों, तो जमाव में काफ़ी अच्छा रहेगा और मॉइस्चर भी बना रहेगा जी। जब आपकी नर्सरी निकल आती है 15-20 दिन का होगा, तो हल्का हाथ हटा के उसको आप हटा सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो पानी की बहुत कम होगी, डैम्पिंग ऑफ आने की संभावना काफ़ी हो जाएगी जी। सॉरी, डैम्पिंग ऑफ उसमें नहीं आएगा, हाँ कम हो जाएगा जी। और जब 15 से 25 दिन की आप आते हैं तो एक उसमें एनपीके मार्केट में काफ़ी मिलता है जो पानी में घुलनशील है। 3% घोल, 3% मतलब 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के अगर आप स्प्रे कर देते हैं और उसके साथ बेवेस्टिन मिला लें, जिसको कार्बेंडाइम जी के नाम से जानते हैं, तो आपके नर्सरी से आने वाले जो भी रोग हैं आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं जी। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना आपको कि पौधों की पत्तियां पीली ना होने पावे। पौधों की पत्तियां पीली होने के 2 कारण होते हैं, या तो पानी उसमें कम है जी, या उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम हो रही है। अगर पोषक तत्व की मात्रा कम हो रही है तो उसमें आप स्प्रे कर लें एनपीके का और बेवेस्टिन के साथ में, तो काफ़ी हद तक उसको रोक सकते हैं जी। बिल्कुल। तो देखिए इससे हमारी जो स्वस्थ पौध है वो हमें मिल सकती है, और एक तरीके का आधार हम कह सकते हैं स्वस्थ पौध को, कि अच्छे उत्पादन के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमारी पौध पूरी तरीके से स्वस्थ हो। फिलहाल हमारे साथ भूषण जी जुड़े हैं बिहार से ऑनलाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका भूषण जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो भूषण जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी भूषण जी, गाय के लिए बोल रहे थे जी कि कौन सा गाय अच्छी रहती है। जी जी सर जी। आप डेयरी फार्मिंग के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं भूषण जी? कोशिश हम करें इनका जो सवाल है वो बेहतर ढंग से सुन पाए, लेकिन जहाँ तक सुन पाए हैं डेयरी फार्मिंग से संबंधित ये जानकारी लेना चाह रहे हैं। और खासतौर से डॉक्टर प्रवीण, अगर देखा जाए तो अब जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, कृषि शिक्षा की बात करते हैं, तो डेयरी फार्मिंग तो एक महत्वपूर्ण अंग हम मान सकते हैं। उसके लिए अलग से पाठ्यक्रम जो है वो हम मान सकते हैं कि हैं, अगर जो युवा है या डेयरी फार्मर हैं वो अगर इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए डेयरी फार्मिंग के लिए बिल्कुल पाठ्यक्रम अवेलेबल है। तो एक्चुअली हम जब कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो 3 स्तर हैं शिक्षा के। एक तो स्कूल स्तर की, विद्यालय स्तर पर शिक्षा, या फिर माध्यम बीच में ग्रेजुएशन लेवल की है, देन मास्टर डिग्री और रिसर्च की प्रोग्राम जी। तो हम कृषि शिक्षा की जब बात करते हैं तो विद्यालय स्तर पर कृषि शिक्षा का सच कोई प्रारूप हमारे यहाँ नहीं है। कुछ स्टेट्स में हम 10वीं 11वीं और 12वीं में कृषि शिक्षा भी होती है।
जी। लेकिन दूसरे सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ITI होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ITI होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। उस तरह का हमारे यहाँ कृषि शिक्षा में एक प्रावधान नहीं है। लेकिन काफ़ी अभी नए नए तरीके आ गए हैं कृषि शिक्षा के, खासकर हम देखते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। वहाँ पर एक, जैसे हम इग्नू से आते हैं तो वहाँ पर डेयरी फार्मिंग में एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो 2 महीने का एक प्रोग्राम होता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन डेयरी फार्मिंग पे था। तो 2 महीने का प्रोग्राम होता है, उसमें सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ पर ज़्यादातर पिक्चर्स के थ्रू हमने उसको सिखाते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस है डेयरी फार्मिंग में, कैसे उनकी फीड लाइफ स्टॉक की जो उनका फोडर का कैसे होगा, या उन फीडिंग कैसी होगी, या में हाउसिंग मैनेजमेंट कैसे होगा। तो वो एक कंप्लीट प्रोसेस पिक्चर के थ्रू हम सिखाते हैं। तो इस तरह के काफ़ी अवसर हैं, कई सारे तरीके के अलग अलग तरीके हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग तरीके के जो पाठ्यक्रम हैं उनको शामिल किया जाता है, फिर चाहे खासतौर से कृषि के हों या फिर हमारे डेयरी फार्मिंग के, उसके लिए भी महज 2 महीने का वक्त लगेगा और उसकी जानकारी जो है वो आपको हो सकेगी, वो भी डिस्टेंस लर्निंग के जरिए, यानी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ आप हैं वहाँ से ही इसकी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं कर्नाटका से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। वशीधर जी नमस्कार, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हम जो प्याज की उत्पादन लेते हैं जी, वो हम गन्ने में और हरभरा में उत्पादन लेते हैं जी, वो दोनों ही एक साथ 6 तक घटना हुए होते हैं क्या? उसमें कुछ प्याज को दिक्कत होती है क्या? तो उत्पादन में घट होता है क्या? मेरा सवाल है सर, इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसा मेरा छोटा सा सवाल है सर। जी आप जानना चाह रहे हैं कैसे सफलतापूर्वक प्याज की खेती कर सकते हैं अभी के समय में? बशीधर जी मैं बताता हूं सर इनको। जी देखिए बशीधर जी, जो कर्नाटका में मैक्सिमम जो प्याज लगता है, वहाँ पे प्याज के बीज को आप लोग क्या करते हैं, उसको ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। स्पेशली आपके यहाँ जो प्याज का खेती होता है, खरीफ का काफ़ी सफल खेती होता है। जैसे गर्मी खत्म होने वाली होती है, प्याज के बीज को आप छिड़क देते हैं, जिसका जो डोज लेते हैं 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेते हैं जी। और उसमें बल भी अच्छा बनता है और इस बार का प्रोडक्शन भी कर्नाटका में काफ़ी अच्छा है। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको वीडिंग में आती है और कोई भी दवा स्प्रे करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छा कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए जो उचित प्रजाति की जो बात आप कर रहे हैं, उचित प्रजाति IHR का भी है, अर्का लालिमा भी वहाँ से ले सकते हैं, NHRDF के भी प्रजाति, एग्रीफाउंड लाइटेड, NHRDF रेड 4, NHRDF रेड 3 जी, और DOHR की वैरायटी हैं। DOHR की वैरायटी जो भीमा सुपर है, भीमा शक्ति है, भीमा रेड भी, वह भी आप ले सकते हैं और अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं। जी जब रोग उसमें आता है, स्पेशली उसमें 2 प्रकार के रोग आते हैं, क्योंकि आपके यहाँ डैम्पिंग ऑफ नहीं आता होगा क्योंकि इसमें गर्मी का मौसम होता है। जो इसमें रोग आता है, एक आता है पर्पल ब्लॉच, स्टेफिनम ब्लाइट, और किट आता है आपको थ्रिप्स आता है, जिसको रसद किट बोलते हैं हम लोग जी। तो उसके रोकने के लिए जो हम बताना चाहेंगे आपको, एक मैनकोजेब काफ़ी कारगर दवा है, काफ़ी सस्ता भी होता है। उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर के और उसके साथ प्रोफेनोफॉस मिला लें आप 1% का, अगर स्प्रे करते हैं जी, जब पौधों की पत्तियों में 4 से 5 पत्तियां आ जाती हैं तो उसमें रोग को आप नियंत्रित कर सकते हैं, साथ साथ में कीट को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल देखिए जो समस्या है आपकी वो किस तरीके से कम हो सकती है, उस पर नियंत्रण आप कर सकते हैं और साथ ही बेहद ज़रूरी कि अच्छा उत्पादन जो है वो आप ले सकेंगे। जो आपकी फसल है वो ना सिर्फ रोग से दूर रहेगी बल्कि अगर उसमें किसी वजह से कीटों की समस्या भी रहती है तो कई ऐसे विकल्प हैं जिसके ज़रिए आप अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे कैसे इस मौसम में प्याज और लहसुन की खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं और कितना फ़ायदा कृषि शिक्षा स्वरोजगार के जरिए हमारे किसानों को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा
उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं रबी में किस तरीके से आप लहसुन और प्याज की खेती कर सकते हैं और कैसे कृषि शिक्षा और स्वरोजगार से जुड़कर भी आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, खासतौर से जब हम बात करते हैं। और इस बारे में डॉक्टर प्रवीण अगर देखा जाए तो हमने देखा था हमारे जो पिछला बजट था उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। इस बारे में और जानकारी आपसे हम लेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो हेलो जी नंदस्वरूप जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी। मैं जानना चाहता हूँ जो हमारा प्याज का जारन होता है जब ये तैयार हो जाता है तो इसकी नीचे की थोड़ी जड़ें काट देते फिर हल्की सी पुलाई काट देते, इसी रोपाई करते हैं और जब प्याज परिपक्वता पे मजबूत हो जाता है, खुदाई के लायक हो जाए उसके पहले इसको खेत में पैरों से राउंड देते, डंठल को तोड़ देते उसी में, फिर हम इसको खुदाई करते फिर भंडारण किस प्रकार से करें जिससे प्याज हमारा सुरक्षित रहे। जी चलिए, बिल्कुल किस तरीके से जो उसको सुरक्षित ढंग से हम निकाल सकते हैं। स्वरूप जी, जो आपका क्वेश्चन है प्याज के भंडारण पे और उसका कैसे खुदाई करते हैं, देखिए प्याज की खुदाई का भंडारण के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर आपने प्याज की खुदाई करनी है तो 10 से 15 दिन पहले पानी उसमें देना बंद कर दें बिल्कुल। जो रबी का प्याज है, जब उसकी प्याज की पत्तियाँ 50% मतलब 50% के आसपास में झुक जाती है, पीली हो जाती है, गिर जाती है, तो समझिए आपका फसल तैयार हो गया है। उसके बाद अपने हाथ से निकाल करके उसको खेत में क्यूरिंग करें। क्यूरिंग का मतलब ये होता है जो प्याज का बल्ब होता है, कंद होता है, उसको प्याज की पत्तियों से ढकते हुए जाइए और उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं आना चाहिए। जब मार्च अप्रैल में हम खुदाई करते हैं तो सनलाइट नहीं आएगा तो उसका जो मॉइस्चर होगा पत्तियों का धीरे धीरे आपके बल्ब में आ जाएगा। जी हम तो आपको ये समझाना चाहेंगे कि जो उसमें जो न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होता है, वो आप बल्ब में आ जाएगा, पत्तियां आपकी सूख जाएंगी। उसके बाद क्या कीजिए, जो बल्ब होता है आपका उसका 2 इंच, जहाँ पे बल्ब की पत्तियां से 2 इंच छोड़ के आपको उसकी कटाई कर दें। जी। कटाई करने के बाद फिर आप उसको भंडारण में ले जाने के पहले उसको थोड़ा सा छाया में रखें और जो भी भंडारण गृह बना रखा आपने उसका 75% से अधिक आप उसको ना रखें। जी। अब इसमें यह आता है कि अपने भंडारण कहाँ करने जा रहे हैं। एक हम लोगों ने डेवलप किया जिसको भारत सरकार ने अनुदान भी देती है पूरे भारत में। अगर आपने अपने बना रखा है तो 75% से अधिक उसका बढ़ाव नहीं होना चाहिए। जी। और भंडारण के पहले आपको ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। उसमें कभी कभी डबल बन जाता है, मतलब 2 प्याज बन जाते हैं एक ही पौधे में, उसको अलग करना जरूरी है क्योंकि उसमें सड़ा पहले आता है। कुछ छोटी प्याज है उसको छाट देना चाहिए। अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी, अगर उसमें समानता रहेगा तो प्याज का भंडारण बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। जब अपने अप्रैल में भंडारण किया तो 6 से 7 महीने तक उसको रख सकते हैं। जब बारिश का समय आता है उसको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बारिश की पानी का जो मॉइस्चर है आपके प्याज को ना जाए। अगर जाएगा तो उसमें सड़न जल्दी होगा, उसमें जमाव भी अच्छा होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। जी। तो समान रूप से बताना चाहेंगे आपको कि प्याज का ग्रेडिंग करके आप उसको स्टोरेज कीजिए, भंडारण कीजिए। भंडारण के बाद अगर आपको लगता है उसके पास जाने का स्मेल आना शुरू हो गया, बदबू आनी शुरू हो गई, तो उसको एक बार आप सॉर्टिंग ग्रेडिंग करवा देंगे, छटाई करवा देंगे। जी। तो जो खराब होने वाले बल्ब अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भंडारण करके अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है भंडारण, वो बरकरार रहेगी प्याज की और उसके बाद अच्छा लाभ आपको मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ धीरज वर्मा जी जुड़े हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका धीरज जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो धीरज जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं धीरज जी फोन लाइन पर। कोशिश हम कर रहे हैं इनका जो सवाल है उसको हम ले सकें, कार्यक्रम में शामिल कर सकें कि आवाज पहुंचे हम तक। हेलो जी धीरज जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो धीरज जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे अगर दोबारा हमारे साथ जुड़ते हैं इनके सवाल को हम शामिल करें। यहाँ डॉक्टर प्रवीण आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बता रहे थे कि पिछले बजट में भी इस बात को कहा गया कि जो हमारे पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किया जाए, कृषि शिक्षा को शामिल किया जाए। क्या स्थिति आप देखते हैं कृषि शिक्षा की, अगर हम इस दिशा में देखते हैं, पाठ्यक्रम के लिहाज से देखते हैं अलग अलग जगहों पर? एक्चुअली जब हम कृषि पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो जैसे हमारा ग्रेजुएशन प्रोग्राम 4 साल का होता है। जी। लेकिन जब हम स्वरोजगार हम कृषि में
प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो ऐसे पाठ्यक्रम की जरूरत है जो कि उनको करने के बाद सीधा वो कुछ स्वरोजगार स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम मुर्गी पालन की बात करें या मधुमक्खी पालन की बात करें या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें या वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे उपक्रम नए आ गए उनकी बात करें, तो हमें ऐसे पाठ्यक्रम की जरूरत है। हम कह सकते हैं कि जो कम अवधि के पाठ्यक्रम की जरूरत है, समय के अनुसार, समय के अनुसार 6 महीने का पाठ्यक्रम करके कोई ग्रामीण युवा उस पाठ्यक्रम को करता है तो उसको हम ऐसा सक्षम बना सकें कि वो जाके सीधा अपना रोजगार स्थापित कर सकता है। अपना रोजगार स्थापित करेगा तो साथ में कुछ अपने साथ के युवा हैं उनको भी रोजगार वो दे पाएगा। तो इस तरह के पाठ्यक्रम की हमें जरूरत है और इस तरह के पाठ्यक्रम अवेलेबल, खासकर हम इग्नू में जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कृषि विद्यापीठ है, वहाँ पर इस तरह के काफी पाठ्यक्रम अवेलेबल है, काफी पाठ्यक्रम है और उसमें 6 मंथ के 6 महीने के प्रोग्राम है, एक साल की अवधि के प्रोग्राम है। तो उनका उद्देश्य ये है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, पोल्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, मधुमक्खी पालन की बात करें या हम उद्यान जो फसलें हैं हॉर्टिकल्चर की बात करें या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बना सकते हैं या डेयरी टेक्नोलॉजी जो दुग्ध से आधारित उद्योग उनके पाठ्यक्रम की बात करें। इस तरह के पाठ्यक्रम अवेलेबल है हमारे यहाँ भारत में और उनको करने के बाद उसमें इतना सक्षम बना देते हैं कि वो सीधा जाकर अपना एक उद्योग स्थापित कर सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग। यही वजह है कि हमारे अगर देश के युवाओं की अगर बात की जाए तो उनका एक रुझान हमें नजर आता है कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि फिर चाहे अलग अलग ऐप्स को हम देखते हैं, कृषि स्टार्टअप को देखते हैं या फिर किस तरीके से स्किल इंडिया प्रोग्राम में भी देखें तो बढ़ चढ़कर जो हिस्सेदारी है उसमें हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में ज्यादा जाती है। लेकिन क्या ये बड़ी जरूरत यही है कि यहाँ पे कृषि शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा हम दें? काफ़ी इसमें हमारे गवर्नमेंट का काफ़ी उस पर फोकस है और उसके लिए काफ़ी प्रयास भी चल रही है, क्योंकि हमें एक इंस्टीट्यूट के साथ साथ नए तरीके जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है या ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज भी हमने अब कृषि में चालू कर दिए हैं, तो उस तरह की भी आ गई है। और खासकर हम जो युवाओं की बात करते हैं, आजकल अच्छे युवा जो अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं वो कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं। एक खासकर एग्री स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो अच्छे पढ़े वो युवा भी कृषि क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं, अपना व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी आकर्षण इतना है, देखिए ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र बल्कि जो शहरी क्षेत्र के युवा है जो अच्छे से हम कह सकते हैं जिन्होंने शायद किसी दूसरे पाठ्यक्रम में अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन अब उनका रुझान होता है कृषि के क्षेत्र की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और उन्हीं को कहीं ना कहीं उन्हीं तमाम संभावनाओं को वो भुनाना चाहते हैं मुनाफे के लिए। तो इस क्षेत्र में देखिए कृषि शिक्षा जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, देवी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं नीमच मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका देवी सिंह जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ, अरे लहसुन की जैविक खेती करनी, लहसुन की जैविक खेती आप करना चाहते हैं? नीमच मध्य प्रदेश से देवी सिंह जी ये जानना चाह रहे हैं और इसमें किस तरह की संभावना या कुछ चुनौतियां भी डॉक्टर पीके गुप्ता अगर आप जानकारी देना चाहें। देखिए लहसुन जो है जहाँ नीमच में लहसुन का भंडार है वहाँ पे नीमच में मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर, लहसुन काफी वहाँ पे होता है, आप लोग करते भी हैं जी। और लहसुन इस समय जो आपने लहसुन लगाया होगा 15 अक्टूबर के आसपास में लगभग 30 से 45 दिन का लहसुन हो गया होगा उसमें जी। आप उसमें जो आपने नाइट्रोजन दिया होगा लगाते समय 50% दिया होगा पूरे डोज का, उसका आप निकाय गुराई करके उसमें पानी लगाने के बाद नाइट्रोजन का 25% मात्रा इस समय आप डाल दीजिए जी। और 25% मात्रा जो है जाके आप 60 से 65 दिन में डाल देंगे। और इसके साथ साथ अगर उसमें आपको लगता है कि इसमें खरपतवार है जी, तो खरपतवार को रोकना भी बहुत जरूरी है, ना तो लहसुन का उत्पादन काफी प्रभावित हो सकता है जी। तो उसके लिए आपको सिंपल सा मार्केट में मिलता है, एक तो पेंडिमेथिलिन मिलती है तो उसको नहीं डालना है इस समय। क्विनाल्डोफॉस होता है, फॉफ्रोनिल होता है, दोनों का 0.35% के हिसाब से मिलाकर अगर डालते हैं तो उससे जो भी खरपतवार हैं आपके पीले पीले होकर निकल जाएंगे जी। लेकिन जब क्रॉप आपका 45 से 50 दिन या 60 दिन का होता है कि हैंड वीडिंग हाथ से निकलवाना बहुत जरूरी होता है जी। और इस समय अगर आप फोलियर स्प्रे करना चाहते हैं तो इसमें एनपीके का 5% गोल, क्योंकि पौधा आपका 30 से 45 दिन का हो गया होगा, छिड़काव अभी किया जा सकता है जी, आराम से छिड़काव किया जा सकता है। और इस समय छिड़काव के लिए उसमें आप एक केमिकल मिलाते हैं जिसको बोलते हैं
सिल्का बेस्ड छिड़काव होता है 0.6% का उसमें डाले स्टिकर बोलते हैं, तो उससे क्या होता है पौधों की पत्तियां जो होती हैं चाहे लहसुन का चाहे प्याज का इतनी रहती है कि उसमें पानी नहीं टिकता है। अगर वो स्टिकर मिला लेंगे तो वो पौधों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। और बाई चांस आजकल कुहासे भी आ रहे हैं, ओस भी आ रहे हैं, अगर बारिश भी होगा तो उस तरह से आपके पौधों का काफ़ी बचाव होता है। दवा का पूरा उसका उपयोग पौधा कर लेता है जी, तो इस तरह सब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं कांगड़ा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं अनिल जी? अनिल जी आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? सर गुड इवनिंग सर, एंड गुड इवनिंग टू मिस्टर जैन एंड मिस्टर गुप्ता। जी नमस्कार। हाँ बिल्कुल आ रही है सर जी। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे मैं हिमाचल में हूँ तो अभी मॉर्निंग में जैसे टेम्परेचर है ना 11 के आसपास है, 11 डिग्री, और सुबह और शाम की ठंड है जी, और दोपहर में मौसम गर्म होता है, तो हमने थोड़ा सा खेत जो है वो उसमें खाद डाल दी और बिल्कुल प्रॉपर उसको कर दिया है। तो अब उसमें प्याज लगानी है, तो अभी जैसे मैं आपका स्टार्टिंग सुन रहा था राइट ऑफ द प्रोग्राम, शुरुआत में आपने बोला कि पहले उसमें गोबर खाद डाल लेना है, फिर आपने उसमें मेडे लगा लेनी है और कुछ 6 से 7 सेंटीमीटर के बीच आपने एक प्याज रोप देनी है जी। नंबर 1। मेरा सवाल ये कि हिमाचल में जैसे अभी सर्द है तो दिसंबर और जनवरी का महीना, इज इट राइट? नंबर 1। नंबर 2, कौन से वाले बल्ब जो प्याज की जो वैरायटी है वो ठीक रहेगी? So please suggest me. Thanks a lot for this kind information. जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पीके गुप्ता क्या जानकारी देना चाहिए? जो आपने बताया हिमाचल प्रदेश में प्याज उगाने के लिए, हिमाचल प्रदेश में प्याज उगाने के लिए सबसे अच्छी प्रजातियां NHRDF रेड 4 हम लोगों ने ट्रायल किया और काफ़ी उसका उत्पादन भी है, बल्ब भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है जी। और सेकंड जैसे बता रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में नर्सरी लगाने के लिए लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। नर्सरी मिट्टी में लगाने के बाद उसको आप इस तरह से ढक दें ताकि टेम्परेचर का उसके ऊपर अधिक प्रभाव न पड़े। अधिक से अधिक लगा सकते हैं, प्लास्टिक लगा सकते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो उसमें बढ़ जाता है जी। और तीसरा चीज आप ये ध्यान रखें, उसमें ट्राइकोडर्मा ब्रीडी जो आप जब जैविक कर रहे हैं, आप बर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद लगाए हैं तो ट्राइकोडर्मा ब्रीडी भी आपके पास होगा। उससे मिट्टी को अच्छी तरीके से उपचारित करके अगर बीज को लगाते हैं तो आप नर्सरी उत्पादन में सफल हो जाएंगे जी। और जो आपने बोला कि प्याज के पौध से पौध की दूरी हमें रखना है 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी रखना है 15 सेंटीमीटर और पौध की दूरी रखना 10 से 12 सेंटीमीटर जी। उसको अगर उधर लगाना तो कम से कम 50 दिन का पौध हो जाए तो अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं जी। उसका और अच्छा करना चाहते हैं तो जो प्याज की नर्सरी निकाल के आप मुख्य फसल में लगाएंगे तो उसको उपचारित भी कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा ब्रीडी से, और उसमें पोटेशियम नाइट्रेट डाल के करते हैं जी। तो पौधों का जमाव भी अच्छा होगा, मतलब स्थिरता आएगी, आपका बल्ब साइज भी बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल आकार यानी अच्छा मिल पाएगा आपको। और ये बेहद जरूर देखिए, जो शुरुआती अवस्था होती है उसमें जमाव अगर बेहतर हो रहा है तो एक उम्मीद वहीं हम कह सकते हैं कि शुरू हो जाती है कि अब इसके बाद अच्छी उपज मिलेगी और अच्छा लाभ जो है उसके जरिए हमें मिल सकेगा। इस बार की भी अगर बात की जाए तो हमने देखा किस तरीके से किसानों को जो उपज है वो बेहतर मिल पाई है, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि आपको बेहतर मुनाफा भी मिले। उसके लिए भी अलग अलग विकल्प हमारे पास हैं, फिर चाहे प्रसंस्करण की बात की जाए, जो दूसरे विकल्प हैं उस पर भी आपको हम जानकारी देंगे। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा,
तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आप रबी के मौसम में प्याज और लहसुन की खेती कर सकते हैं, और साथ ही बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा व स्वरोजगार की भी। इस बारे में खासतौर से डॉक्टर प्रवीण जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने बताया कि किस तरीके की ज़रूरत महसूस की गई और उसके बाद जो अलग अलग पाठ्यक्रम हैं उनको शामिल किया गया, यहाँ तक कि ऑनलाइन लर्निंग का माध्यम जो है वो अब हमारे पास है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ काफ़ी हैं कि एक शायद हो सकता है एक किसान जो है, युवा किसान जो है, जानकारी लेना चाहते हो, इस बारे में पढ़ना चाहते हो, लेकिन कैसे वो पहुंच सकते हैं, कहां से उनको ये जानकारी मिल सकती है? देखो, चुनौतियाँ काफ़ी है, क्योंकि जो हमारे किसान हैं तो अभी भी हम कहें कि ज़्यादातर जो किसान है अशिक्षित है या कम शिक्षित, तो वो इतने अवेयर नहीं कि कहाँ से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जी। इस तरह की, तो उसके लिए काफ़ी आजकल तो फिर प्रचार की सामग्री काफ़ी है, तो कई सारे संस्थान हैं तो इस तरह की जानकारी भी देते हैं कि कहाँ से। हमारे हम इग्नू की कोर्स प्रोग्राम की पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो 57 हमारे रीजनल सेंटर है और हर जिले में हमारा एक स्टडी सेंटर होता है, तो वहाँ पर किसान भाई जाकर, ग्रामीण युवा जाकर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आजकल तो ऑनलाइन माध्यम ऐसा है कि वहाँ पर कृषि शिक्षा इग्नू ऐसा गूगल में लिखेंगे तो सारी जानकारी अवेलेबल है। शायद एक पोर्टल भी शायद चल रहा है, सारी पोर्टल भी। और आजकल सबसे अच्छी बात है कि आपको घर बैठे, मतलब आपको एडमिशन लेना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके मोबाइल में से बस वेबसाइट को खोलना है, वहाँ पर आपका नाम, एड्रेस, सारी जानकारी देनी है, साथ में जो बेसिक जो जानकारी चाहिए वो सब उसमें भरनी और आपका एडमिशन हो। तो यानी कहीं ना कहीं एक जो हम सोचते थे कि हमें जानकारी लेनी है, लेकिन समय की सीमा होती थी कि शायद सुबह 8 से 10 बजे के बीच ही हम इसकी जानकारी को हासिल कर पाएंगे। तो अब देखिए, ऑनलाइन माध्यम के जरिए जब आपके पास समय है तब आप उस जानकारी को ले सकते हैं। बाकायदा उसके लिए आपको जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो उसके लिए प्रमाणीकरण जो है वो पूरी सुविधा दी गई है और काफ़ी मदद जो है वो आपको मिल सकती है कृषि शिक्षा अगर आप ग्रहण करते हैं तो। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। राम रक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, स्वागत आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा आपको? जी, आवाज आपकी हम सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न हमारा ये है जी। हेलो जी, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ, प्रश्न हमारा ये है, प्याज रोपाई के बाद जो उसमें कौन सा दवा डाला जाए खरपतवार के लिए? खरपतवार की रोकथाम के लिए प्याज में? जी जी बिल्कुल। हम देखते हैं उसमें ज़्यादा समस्या रहती है, तो किस तरीके से इसकी रोकथाम या नियंत्रण किया जाए? देखिए, सर्वप्रथम प्याज में या लहसुन में खरपतवार नियंत्रण करना है आपको, तो इसके 3-4 तरीके हैं। एक तो जब पौध लगाने जा रहे हैं आप खेतों में, तो पौध लगाने के बाद या पौध लगाने के 2 दिन पहले भी आप एक पेंडामिथलिन आता है जिसका 3.5 लीटर प्रति लीटर पानी मिलाकर आप स्प्रे कर देते हैं, तो जितने भी खरपतवार के बीज होते हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब सक्सेस नहीं हो पाएंगे जी। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका है कि जैसे प्याज के पौध को आपने मुख्य फसल में लगा दिया, मुख्य फसल में लगाने के 3 से 4 दिन बाद मार्केट में टर्गा सुपर के नाम से आता है जो कि ट्रेड नेम है, उसमें क्विनोलोफॉस फॉस्फोरोजिन होता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, लगभग उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके। और तीसरा, जब आपका पौध या खेती जब सीडलिंग जो 30 से 35 दिन का होता है जी, तो उस समय भी अगर आपके खेत में लगता है कि खरपतवार है तो उस दवा को डाल सकते हैं। और जब पौधा आपका 45 से 50 दिन के आसपास में होता है तो एक हाथ से खरपतवार निकालना जरूरी है जी। इसलिए जरूरी है कि केवल खरपतवार को रोकता नहीं हाथ से निकालना,
पौधों के जो बल्ब बनने वाले होते हैं उसके पास एरेशन होता है, तो जड़ों को अच्छा विकास करने का टाइम मिलता है। तो इस तरह से आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए खरपतवार जो है वो नियंत्रित हो सकेगा और साथ साथ ये जानकारी जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है जो आपको मिल सकती है कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी। इस बारे में भी डॉक्टर प्रवीण लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण, अगर खासतौर से देखा जाए, क्योंकि अब जो कृषि है वो आधुनिक कृषि की तरफ जा रही है, हम ये कहते हैं कि अब हमारी कृषि आधुनिक हो रही है। जो किसान था वो अब ना सिर्फ एक किसान है बल्कि स्मार्ट फार्मर्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऐसे में कितना ज़रूरी कि ये जो हमारी कृषि शिक्षा है इसमें भी बदलाव किया जाए? एक्चुअली कृषि शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है आजकल जो कृषि शिक्षा की हम बात करते हैं कि उसमें दो चीज़ों का मेजर फोकस है। एक तो है स्किल की बात कर रहे हैं हम, कौशलताएं कैसे दी जा सकती है, कौशल का विकास, कौशल विकास कैसे। दूसरा उनका व्यवसायीकरण, व्यवसाय कृषि क्षेत्र का कैसे व्यवसायीकरण किया जा सकता है, मतलब उसमें कॉमर्शियल एस्पेक्ट, क्योंकि हमारे किसानों का उद्देश्य उत्पादन करना ही नहीं है, उनका उद्देश्य ये हो गया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम आय प्राप्त करें ताकि हमारा परिवार इस कृषि को चलाए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर उनको आय नहीं मिलेगी तो वो कृषि को छोड़ देंगे। तो कृषि में हम किसानों को बनाए रखने के लिए हमें कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाना जरूरी है। तो इसलिए कॉमर्शलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो एंगल उसमें लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने स्किल तो देंगे, स्किल्स के साथ साथ उसके मार्केटिंग एस्पेक्ट या हम कहाँ से हम इनपुट परचेज कर सकते हैं, मतलब अगर बीज भी परचेज करना है तो कौन कहाँ से परचेज करें, उसका भी फर्क पड़ सकता है। मतलब उनकी आमदनी में वो करेगा, या पेस्टिसाइड परचेज करना है तो कहाँ से परचेज करेंगे, या फिर उसको सेलिंग करना है, उसको उत्पादन बेचना है तो कहाँ बेचे, अपने गांव की मंडी में बेचे या शहर की मंडी में जाए, बिचौलियों के थ्रू जाए या सीधा हमारे उपभोक्ता है उनको बेचे। तो उस तरह की जानकारी किसानों को भी होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, यानी एक सही दिशा जो है देखिए वो यहाँ आपको मिल जाती है। कृषि शिक्षा के बारे में आपकी रुचि है, लेकिन कैसे इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें तो एक सही दिशा की आवश्यकता होती है, और वो आप जब किसी भी पाठ्यक्रम का चयन करते हैं वहाँ पर आपको मिल सकती है। अलग अलग संख्या में जो पाठ्यक्रम है वो अलग अलग हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या इसके अलावा इग्नू जैसी जो संस्थाएं हैं उसमें चल रहे हैं, जहाँ पर जाकर आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। उससे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। आनंद प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। जी बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी हमारे यहाँ बलुई मिट्टी है, लहसुन की कौन सी किस्म लगाने की अच्छा उत्पादन मिल सके? बलुई मिट्टी है और लहसुन की कौन सी किस्म अच्छी रहेगी डॉक्टर पी के गुप्ता? देखिए आनंद जी, एक तो लहसुन लगाने का टाइम लगभग खत्म हो चुका है। अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो उत्पादन आपको संतोषजनक नहीं मिलेगा जी। और बलुई दोमट मिट्टी में हर प्रकार की लहसुन लगाई जा सकती है, क्योंकि उसमें लहसुन का जो बल्ब होता है मिट्टी के ऊपर होता है जैसे प्याज का होता है जी। बलुई मिट्टी में कोई भी ऐसी प्रजातियां नहीं है कि जिसको आप नहीं उगा सकते हैं, बट हम वैज्ञानिकों की तरफ से बलुई मिट्टी में लहसुन की खेती करने का अनुशंसा नहीं है जी। अगर आपके पास खेती करना भी, अगर अभी आप लगाना भी चाहते हैं तो यमुना सफ़ेद 4-5 यमुना सफ़ेद 9 लगा सकते हैं जी, जो कि आपको NHRDF देवरिया सेंटर से मिल सकता है जी। ये और आप पछेती किस्में हम मान सकते हैं, जो क्योंकि अब जैसा आप कह रहे हैं कि समय नहीं है, लेकिन अगर चयन करना चाहें तो अभी है कुछ समय इसके लिए? नहीं, मैं तो कहूँगा इस समय बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर आ गया है, लगाने से उचित लाभ नहीं मिलेगा। अगर ट्रायल करना तो आप कर सकते हैं जी, यानी शुरुआती तौर पर देखिए अगर आप चाहते हैं तो तब आप इसका चयन करें, वरना जो एक उचित समय है उस पर आपको ध्यान देना होगा, तब आपको ना सिर्फ अच्छी उपज जो है वो मिल सकती है और इसके साथ साथ उसके साथ आपका जो मुनाफा है वो भी बढ़ सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? राकेश जी आवाज मिल रही है आपको? फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। राकेश जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो जी राकेश जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हेलो हाँ जी, मैं फतेहपुर से राकेश पाल बोल रहा था जी। मैं स्वरोजगार के अंतर्गत बकरी पालन के बारे में जानकारी लेना चाहता था, या उसके बारे में फाइनेंस के लिए कहाँ से क्या सुविधा मिल सकती है? चलिए बिल्कुल, किस तरीके से स्वरोजगार को जब देखते हैं तो बकरी पालन ये करना चाहते हैं और इसके लिए कहाँ से जानकारी, या जो जब हम कृषि शिक्षा की बात करें तो कहाँ से ये कहाँ आवेदन करें इसके लिए? एक्चुअली हमारे जितने भी ग्रामीण बैंक है या जितने भी कॉमर्शियल बैंक है
सब जगह आजकल कृषि में ऋण दिया जाता है, खासकर जो स्टार्टअप है, जैसे बकरी पालन भी एक काफ़ी अच्छा व्यवसाय अभी चल रहा है, काफ़ी लोग इसको कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाके सिंपली जाकर अपने बैंक के अधिकारी से बात करके कि मैं उसका थोड़ा एक प्रपोजल बनाना पड़ता है, एक उसमें जाके उनको सबमिट करना पड़ता है, एक परफॉर्मा है, किसी भी बैंक में जाके एक परफॉर्मा ले लीजिए और लेकिन आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए कैसे व्यवसाय करेंगे, कितने पशु आप रखेंगे, कितना एरिया आपके पास है, उसके जो फोल्डर की व्यवस्था आपके पास है नहीं है, पूरी कंप्लीट जानकारी बनाकर एक प्रपोजल बना के किसी भी बैंक में चले जाएंगे। और आप सहकारी बैंक है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, या कोई भी कॉमर्शियल बैंक है वहाँ पर जा सकते हैं और अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से अब ये सुविधा दी गई है कि अगर आप सारी जानकारी भी देंगे तो कई ऐसे ग्रामीण बैंक भी हैं जो कि आपके प्रपोजल को बनाने में मदद करेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि प्रशिक्षण के बाद आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिसके बाद आपको काफ़ी सरलता आसानी हो जाती है। अगर आप बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो उसके बाद आप इसकी बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। और अलग अलग संस्थान हैं कृषि क्षेत्र में जो कि लगातार इसी प्रयास में कि कैसे हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, वो और ज़्यादा लाभ इस क्षेत्र से ले सकते हैं। फिलहाल आपको और किस तरह का लाभ इस क्षेत्र में मिल पाएगा, इसके बारे में आगे आपको हम जानकारी देंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं रबी प्याज और लहसुन की खेती आप कैसे कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और कैसे कृषि शिक्षा व स्वरोजगार जो हैं ये गुरु से जुड़े हुए हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की या आत्मनिर्भर किसान की, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण। फिलहाल हमारे जो दर्शक हैं वो भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से जानकारी लेना चाह रहे हैं। एक और दर्शक हैं हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो किसान में क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? दिनेश जी उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। दिनेश जी हमारे साथ। दिनेश जी आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, क्या जानना चाह रहे हैं दिनेश जी? जी सर जानकारी ये लेना चाहते हैं सर, जैसे जो प्याज बोते हैं जी, तो बहुत सारे किसान भाई तो या कल्टीवेटर या पंजा करके खेत एक जैसा करते हैं और वो खेत में उनमें वो कम रहती है, जैसे कि अपन गूंदा जाता है तो वो पिलाव करके अगर प्याज बोए अगर एक दो बार कल्टीवेटर पंजा करके तो वो ठीक रहेगा। इससे मिट्टी में पानी भी ज्यादा सोखेगी और भुरभुरी रहेगी और ज्यादा नहीं रहेगी। तो
अभी प्याज लगाना है सर, आलू में, आलू की जगह है, वो आलू निकाल के प्याज लगाएंगे। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर पी के गुप्ता, देखिए हमारे देश में छोटे और सीमांत किसान जो है उनकी संख्या ज़्यादा है और उस लिहाज से ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे जो ये जिस ढंग से करना चाहते हैं वो कितना सही और किस तरीके से करें। देखिए दिनेश जी, जो आपका क्वेश्चन है मैकेनाइजेशन का क्वेश्चन है कि उसको कितनी जुताई करने के बाद आप अपने पौध को लगा सकते हैं जी, जो मैंने समझा। और सेकंड थिंग ये है कि आलू खुदाई के बाद आप प्याज लगाना चाहते हैं जी। तो आलू खुदाई के बाद प्याज लगाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्याज जो रबी प्याज लगाने का जो टाइम होता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी का टाइम होता है। अगर आपको प्याज ही लगाना है आलू के खेत में तो आपने ऑलरेडी पौधे तैयार कर रखा हो या कहीं से आप लेके आएंगे। और जहाँ तक खेत की तैयारी है 2 बार उसको पाटा लगा के एक कल्टीवेटर से जुताई करके बराबर कर सकते हैं आप जी। तो बराबर करके भी पौध को लगा सकते हैं। बस लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि खेत में नमी हो, या लगाने के बाद तुरंत ही पानी देते जाइए तो पौधों का स्थिरीकरण मतलब जमाव काफ़ी जल्दी होता है जी। और उसमें सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए खेत की, क्योंकि आलू में काफ़ी न्यूट्रिशन हम लोग देते हैं, पादप पोषक तत्व देते हैं। तो प्याज के लिए अगर आपको आलू खोदने के बाद देना है तो लगभग 50% प्याज का जो रिकमेंडेड डोज है उसके बाद कम कर दीजिए जी, तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि इसके बाद जो खरपतवार नियंत्रण भी होता है वो अभी काफ़ी खरपतवार कम आते हैं जो प्याज की खेती में होते हैं आलू के बाद में जी। इस तरह से ध्यान रखेंगे। और प्रजातियों को चुनाव बहुत ही जरूरी है कि कितने दिनों में तैयारी होती है, कब कटाई होता है। एक्चुअल में जो आजकल प्याज की जो प्रजातियां रबी सीजन के लिए 110 से 120 130 दिन तक लेती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 110 वाली प्रजाति है जैसे एग्रीफाउंड लाइट रेड है और NHRDF रेड है, उसको लगा के बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कम समय में उत्पादन अच्छा मिल सकता है। जी बिल्कुल। देखिए कम समय में अच्छा उत्पादन जो है वो आपको मिलेगा और साथ ही साथ अच्छा लाभ जो है वो आपको मिल सकेगा। लेकिन लाभ आपको मिल सकता है कृषि शिक्षा से भी, उसके लिए भी जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। इस बारे में भी डॉक्टर प्रवीण जानना चाहेंगे आपसे पहले, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर एक सेशन चलता है कृषि शिक्षा के लिए कि इस समय से इस समय तक एक सेशन है, लेकिन कई हमारे किसान ऐसे हैं जो कि उतना समय नहीं दे पाते। तो क्या अब हमारे पास ये विकल्प भी है कि जो समय हमारे पास है उसका सदुपयोग करके हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं? क्या इस तरह के विकल्प भी हमारे पास मौजूद हैं? बिल्कुल। एक तो जो ऑनलाइन शिक्षा की बात हो गई तो उसमें कभी भी एडमिशन ले सकते हैं जी। जिस दिन से एडमिशन लेंगे आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती, तो एक ऑनलाइन शिक्षा का फायदा। दूसरा जो डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो उसमें साल में 2 सेशन चलते हैं जी, जनवरी सेशन, जुलाई सेशन, तो साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हो। उसकी खास बात है कि कम ड्यूरेशन का, अवधि कम, 6 महीने के कोर्स भी है, साल भर के कोर्स भी है, इस तरह के कोर्सेस बना रखे हैं। तो खासकर जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो अभी एक नया प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया इग्नू में, कृषि व्यवसाय में एक 1 ईयर डिप्लोमा स्टार्ट किया। उसमें हम बेसिकली कैसे कृषि व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके मतलब एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कृषि व्यवसाय प्रबंधन क्या होता है, उसमें मार्केटिंग एस्पेक्ट भी हमने किया, फाइनेंस कैसे अरेंज कर सकते हैं, वित्त का अरेंजमेंट, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट हमने उस कवर करके, ताकि उसको 1 ईयर का हमने कम ड्यूरेशन का बनाया है प्रोग्राम, ताकि कम समय में एक हम पूरी जानकारी लेकर पूरी दक्षताएं प्राप्त करके एक व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। जी, लेकिन आमतौर पे डॉक्टर प्रवीण अगर देखा जाए जब हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि एक कक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, उसके बाद आप दूसरी कक्षा में आगे पहुंचते हैं। लेकिन कृषि शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, एक किसान जो कि इच्छुक है, जो रुचि अपनी रखता है, तो क्या वहाँ पे किसी तरह की जो शैक्षणिक योग्यता है ये भी रखी गई है? कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिसमें क्योंकि पढ़ना पड़ता है, एटलीस्ट उसको पढ़ना आना चाहिए जी, लिखना आना चाहिए, और क्योंकि एग्जाम भी देना होता है, क्योंकि प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पाठ्यक्रम जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम और डेयरी फार्म, उसमें सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, तो उसमें वो पढ़ने के बाद में पढ़ेगा और कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करने के बाद में हम सीधा उनको प्रमाण, उनका एग्जाम लेते ही नहीं जी, ताकि हमें पता लग जाता है कि उस ये कर पा रहा है, इसको प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। ऐसे पाठ्यक्रम भी, और कुछ जो डिप्लोमा प्रोग्राम है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसमें कुछ पढ़ा, जो इसलिए हमने बेसिकली 12वीं पास को उसमें एक आधार बना के रखा हुआ। जी बिल्कुल। देखिए किस तरीके से कम समय में ज़्यादा जानकारी जो है वो हम हासिल कर सकें, और साथ ही साथ जब कृषि क्षेत्र को हम देखते हैं तो कम समय में ना सिर्फ अच्छी उपज जो है वो मिल पाए, जिसके बाद अच्छा लाभ हमें मिल पाए। और अगर आप एक देखते हैं, अगर हम यहाँ खासतौर
बिकॉज जब हम बात करते हैं कि यहाँ हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, तो एक किसान के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ उनको प्रयोगात्मक जो ज्ञान है वो हो, तकनीकी ज्ञान हो, बल्कि उसके बाद किस तरीके से जब व्यवसायीकरण की हम बात करते हैं, क्योंकि अब जो समय है वो आधुनिक कृषि का है, तो उस आधुनिक कृषि को हमारा किसान और बेहतर तरीके से जाने समझे, इसके लिए हमारे पास अलग अलग विकल्प हैं। फिर चाहे कृषि शिक्षा की हम बात करते हैं या हमारे किसान अगर प्याज लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जानकारी का होना उतना ही बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी आज हमारे जो दोनों विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी, दर्शकों को भी धन्यवाद। तो जाना आपने कैसे आप रबी के मौसम में प्याज और लहसुन की खेती कर सकते हैं, साथ ही कृषि शिक्षा और स्वरोजगार कितना ज़रूरी है आज के समय में। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं, जिससे पहले से आप सवाल तैयार करें। कल बात करेंगे दुधारू पशुओं में थनैला रोग और उसके बचाव की, साथ ही बात होगी मुर्गी पालन की भी। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ऑनलाइन माध्यम से भी अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ भी देखिए अलग अलग विकल्प आपके पास हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, जहाँ पर आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण विकल्प आपके लिए, आप सभी को डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर याद होगा। नंबर याद नहीं है तो एक बार फिर से आप इसे नोट कर लीजिए, इस पर भी अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी अपना सवाल दर्ज आप करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर हमारे, जहां ये सारी जानकारी हेलो किसान के माध्यम से अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।